जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सबको फिर से। और महान दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, अच्छे दिनों से गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल से भक्त लोग ये ज़्यादा समझते होंगे कितने अच्छे दिन चल रहे हैं। लखनऊ के दौरे से जस्ट वापस आया हूँ भाई और बहनों, और इतना सहयोग मिला, इतना सपोर्ट मिला है जो बयान करने के लिए शब्द कम है। बहुत आभारी हूँ आप सभी का। लाखों लोगों ने जो अपना आशीर्वाद दिया, अपना जन सम्मत दिया, एक तरह से आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया मुझे, इसका मैं बहुत आभारी हूं और जीवन भर आभारी रहूंगा। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि जिस तरीके से आप लोग इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये सपोर्ट और बड़े तौर पे मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देश का जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, ताकि देश जो है, संविधान जो है, सब सुरक्षित दायरे में रहे और हमारे देश के नागरिक जो सबसे अहम हिस्सा है वो बहुत सुरक्षित रहें। मेरे प्यारे साथियों, मेरे देश के वीर लोग, आप लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि बढ़ चढ़ के इतनी बारिश के बीच भी लोग आए, लोगों ने लाइव सुना। मैंने ये बात कहा था कि 15 अगस्त को अपने संगठन को समर्पित करूंगा, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन को, और पूरे विश्व से जो आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। और बताना चाहूंगा कि अब अपनी यात्रा जो है वो शुरू होती है। अपनी यात्रा शुरू होती है यहां से कि असम जा रहा हूं। अखिल गोगोई के लिए पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर ली है, यह आपको बताना चाहूंगा। और 5,000 लोग हैं जो अलग अलग विभिन्न केसों में फंसे हुए हैं, उन सबको निकालने की पूरा तैयारी चल रही है, पूर्ण तैयारी चल रही है। और एक बात आपको बता दूं कि वैश्विक तौर पे हम लोग बिल्कुल साधारण लोग हैं। मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूं, और मेरे जितने भी साथी हैं बिल्कुल ही साधारण आप लोग हैं। जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, और जो लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जो लोग मुझे समय समय पे अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से रेबल आप काम कीजिए तो आपका काम में और सफलता मिलेगी। मैं आज आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। जब मैं इस यात्रा को शुरुआत कर रहा था कल 15 अगस्त से, मैं जानता था कि मुझे आप लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा, और वो सानिध्य प्राप्त हुआ। और वो सानिध्य की शुरुआत बहुत लंबी यात्रा है, क्योंकि हमारा देश एक बड़ा देश है और हमारे देश में इतनी परेशानियां हैं, विभिन्न मुकदमों में लोगों को फंसाया गया है और अब भी फंसाया जा रहा है। कोरोना के नाम पे एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जो भ्रम आप और मैं सभी देख रहे हैं, लेकिन इस भ्रम को अब तोड़ने की जरूरत है। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात मैं बोलना चाहूंगा, तमाम रोजगार के जो क्षेत्र हैं सब बंद है। उत्तर प्रदेश में सैटरडे और संडे, शनिवार और इतवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहता है। आप मुझे बताओ, जब लॉकडाउन का दौर था तब तो आपने किया नहीं, अब जब कोरोना के सिम्टम्स कम होते थे आप बढ़ा देते हो। लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनका बैकअप प्लान करना तैयार कीजिए। मंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, केवल भगवा रंग करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बिल्डिंगों को भगवा रंग कर देंगे, उससे लोगों को रोजगार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त लोगों को चाहिए कि आप उनको मुसीबतों से निकालिए। और केंद्र की सरकार, बिहार में मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके राज्य में भी सरकार और केंद्र में भी है, बाढ़ से बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है बिहार इस वक्त। लोगों के पास राशन नहीं पहुंच रहा है। फ्लड रिलीफ का काम बिल्कुल ही निम्न स्तर का चल रहा है। अगर आप बोले तो मैं पीएमओ के अंदर भी ये वीडियो व्हाट्सएप करूंगा, और राज्य सरकार को तो मैं करता ही रहता हूं। मैं केवल एक बात बताना चाहूंगा, कोई राजनीतिक व्यक्ति मैं नहीं हूं, और ना ही मैं राजनीति में आ रहा हूं, और ना ही मुझे राजनीति किसी व्यक्ति से बैर है। परंतु मुझे यह बात बताएं, जो लोग आज बिहार में बाढ़ से इतने बुरी तरीके से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, उनको खाद्य सामग्री तक नहीं पहुंच पा रहा है। और यही हाल अभी राजस्थान का भी हो रहा है। पहले आपने पिछले साल बाढ़ में केरल में देखा था क्या आपदा स्थिति आई थी, केरल को कितनी सहायता मिली है, जाके केरल के लोगों से पूछिए। आपने तो पीएम केयर के नाम से फंड ले लिया और आरटीआई के दायरे में लाए नहीं। अरे भैया, आपको जो करना है आप कीजिए, आप प्रधानमंत्री है भाई, आपके पास तो पावर है। मैं केवल इतना ही बोलना चाहूंगा, लेकिन कृपया करके मेरी विनम्र निवेदन होगी माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन होगी कि देश जो है बाढ़ की स्थिति से, कोरोना की स्थिति से, भूखमरी की स्थिति से, बेरोजगारी की स्थिति से बहुत बुरी तरह परेशान है। कृपया लोगों को आसानी के लिए कुछ रिलीफ दे दीजिए। लोगों के अभी तक इंस्टॉलमेंट जा रही है, अभी तक किस्तें जा रही हैं, बैंक अपना पेमेंट छोड़ नहीं रही है, आप बैलेंस नहीं रखने दे रहे हैं, मिनिमम बैलेंस के नाम पे करोड़ों रुपए उगा ले रहे हैं। आरबीआई का पता नहीं क्या डायरेक्शन है, कभी तो लोगों को बख्श दीजिए। इस वक्त अगर आपने लोगों को थोड़ा बख्श दिया तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के, देखिए, मैं कभी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता, एजुकेटेड हूं, शिक्षित हूं और संस्कारिक भी हूं। मुझे आज भी किसी ने बोला कि चाय वाला बेच रहा है, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने तो सीधी एक बात बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो साबित करके दिखा दो कि आप एयरपोर्ट नहीं बेच रहे हो।
अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे साबित करके दिखा दो कि बिजली प्राइवेटाइज हो गया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे साबित करके आप दिखा दें एक बार के लिए कि एयरलाइंस प्राइवेट नहीं हो जा रहे, एयरपोर्ट्स जो है वो प्राइवेटाइज नहीं हो जा रहे हैं। आप मुझे ये दिखाएं, आज की डेट में जो टेलीफोन का युग है, आईटी का युग है, आप ये देखें कि फिर से डाटा को खरीदने का कितना वो हो गया है। जैसे आपके बुरे दिन आए, ये अच्छे दिन नहीं है, जनता के बुरे दिन है। आप ये देखें कि हर आदमी को आज रिचार्ज कराना पड़ रहा है। पहले आपने आदत दे दी, दूसरी अब आप लोगों से उगाही करना शुरू कर दी, एक झटके में मोबाइल के टैरिफ बढ़ा दिए, सब तरह की कीमतें बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, लेकिन आपने कुछ सहूलियत नहीं दी। लोगों पे अत्याचार हो रहा है, आप कृपया इस बात को थोड़ा सा समझें। और मैं एक बात बोलूंगा, जेलों में इतने लोग जो बंद हैं, इतने लोग जो बंद हैं, ये जो एक्टिविस्ट बंद हैं, इन एक्टिविस्ट के ऊपर थोड़े रहम कीजिए। वैसे भी मैं एक बात आपको बोलूंगा, हम तो लड़ाई शुरू कर रहे हैं। मैंने बोला है ना 5000 एक्टिविस्ट हैं, एक आध नहीं, एक का नाम लूंगा तो बाकी 49,999 का जो है ना, 4999 लोगों का नाम मैं खराब नहीं करूंगा एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि किसी को ख्याति मिल जाती है, किसी को ख्याति नहीं मिलती। लेकिन उन एक्टिविस्टों को अब जेल से निकालने का काम शुरू हो चुका है। असम के मेरे वीर साथियों, मैंने आपसे कहा है कि इस महीने के अंत तक मैं असम आ रहा हूं, उससे पहले मैं बिहार आ रहा हूं। बाढ़ की जो स्थिति है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जा रहा हूं, वहीं से लाइव होऊंगा। आप जानते हैं कि रेबल हमेशा आप लोगों के बीच में आके लाइव होता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं बंद कमरे में आके लाइव होता हूं। कल मैं लखनऊ था और मैं गांधी मैदान में चाहता था इस चीज को करना, लेकिन मुझे लखनऊ में परमिशन नहीं मिली। लगातार मैं प्रयास कर रहा था, भाई आप लोग अपने सरकारी कार्यक्रम कर सकते हो, और एक भारतीय नागरिक अगर अपनी भावना को जन समर्पित करना चाहता तो आपको आपत्ति है। क्यों भाई, ऐसा क्या डर लग जाता है आप लोगों को? किस बात का डर है आपको? अगर आप कुछ गलत करते हो तभी तो आपको डर लगता है ना। केंद्र में आपकी सरकार, विभिन्न राज्यों में, पता नहीं है कैसा डर है। अरे जो जीवन में अच्छा काम करेगा वो किसी से भयभीत नहीं होगा। मैंने कल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट किया था भाई और बहनों कि आप गाय को राष्ट्रीय सम्मान घोषित कर दें, ताकि फिर कोई हिंदू मुसलमान का युद्ध जो है वो गाय माता, गौ माता के ऊपर ना हो। सड़कों में लोग गाय को छोड़ देते हैं, जब तक दूध देती है तब तक पालते हैं, फिर सड़कों में छोड़ देते हैं। विभिन्न लोगों के एक्सीडेंट होते हैं सड़कों में, तब कोई झांकने नहीं आता। लेकिन नहीं, गाय के नाम पे इतना मारकाट मचा। देखिए, मैं एक भारतीय नागरिक हूं, हर भारतीय नागरिक का दर्द को समझता हूं, शायद आप लोग भी समझते होंगे। मैंने इसीलिए एक बात उठाई आप लोगों से, आप लोगों ने मुझे सलाह दी, आप लोगों ने मुझसे कहा कि रेबल आप ये देश के सामने इस मुद्दे को रखो, और मैं आज पुनः कहता हूं इस बात को पुनः। और वर्तमान में जो सरकार है, ऐसा लगता नहीं कि किसी भी राज्य सरकार में उनका तालमेल है। ऐसा महसूस होता है कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी मामले में, जहां बीजेपी की सरकार है, पूर्णतः फेल है, पूर्णतः। जहां भी ये है, एक आध स्टेट की मैं बात ही नहीं करूंगा। बिहार में तो इन्होंने पिछले साल भी बेहाल कर दिया था, जब पटना में पानी घुस गया था तो नीतीश जी 1 महीने तक निकल ही नहीं पाए थे, अस्पतालों में बेड तैर रहे थे। इन्होंने कहा यह नेचुरल कैलामिटी है। ठीक है भाई, बाढ़ जो है वो नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन आपका जो प्रबंधन है, आपका जो सिस्टमेटिक अप्रोच है, आपका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो तो नेचुरल कैलामिटी नहीं है ना। आज इतने बड़े, आज मुझे आसनसोल से फोन आया, जहां के सांसद हैं बाबुल सुप्रियो, और वहां के बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल कर कहा कि बाबुल सुप्रियो तो कोरोना में कभी नजर ही नहीं आते। क्यों भाई बाबुल सुप्रियो जी, इतने बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते थे आप क्यों नहीं आते लोगों के बीच? आपकी एक तस्वीर भी नहीं आई पूरे कोरोना काल में। क्या हुआ, गाना गा रहे थे क्या? फिर से फिल्म इंडस्ट्री में चले गए गाना गाने? वैसे आप सांसद बन जाते हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं केवल आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया। 27 दिन के दौरे पे निकल रहा हूं। बुधवार को दोपहर 1:30 बजे 19 तारीख को दिल्ली में बकायदा पीएमसी बैंक वालों के लिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वालों के लिए हमारा प्रदर्शन होगा। हम सरकार को ज्ञापन देंगे, हम आरबीआई जा रहे हैं कि भाई जिन लोगों का खाता है वो आपसे लोन नहीं मांग रहे हैं, अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पा रही है, आपका कैसा फैसला है माननीय मोदी जी, माननीय निर्मला सीतारमण जी, आपका कैसा फैसला है कि लोग अपने बैंकों से अपना पैसा नहीं ले पा रहे हैं? इतने लोगों की मौत हो गई। और इसके जस्ट बाद, पीएमसी के दिल्ली में प्रदर्शन के जस्ट बाद, मैं आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जितने भी लोग आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8800092747। आप इस नंबर पे दोबारा, मेरे साथ काफी लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग दिन और तारीख अब मुकम्मल कर लें 25 अगस्त के पहले। प्रदर्शन के लिए तैयार हूं और मैं तो आ रहा हूं, सीधी सी बात, आप बैठने का समय है नहीं, मैं तो लगातार जा रहा हूं। आप मेरे सफर देखते रहिए। बहन सुनीता यादव के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया। सुनीता मेश्राम के लिए, जो कि कांग्रेस के एक विधायक ने इतना तंग किया है,
बताइए, एक डॉक्टर को तंग किया। वो वीडियो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल रेबल सदानंद पति में देख सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि केवल भाजपा के खिलाफ कहता हूं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैंने तो कल आपको कह दिया 1300 आरटीआई हैं, 1300 आरटीआई। और वो 1300 आरटीआई में जितने भी एमएलए एमपीज ने काम नहीं किया, आप लोगों ने लोगों के पर्चे छापे हैं ना। हम एमएलए और एमपी के पर्चे गली गली, हर नुक्कड़ में, हर सड़क के चौराहे में लगाएंगे। और इसके लिए भाई और बहनों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और मुझे अपना भाई या बेटा मानते हैं, और वो तमाम वीर बहनें जो रेबल सदानंद पति को अपना भाई मानते हैं, तहे दिल से मैं आप लोगों का आदाब, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने इतना भरोसा रखा, मेरा हौसला बढ़ाया। और इन आरटीआई के बदौलत एक एक एमएलए एमपी के घर में खड़े होने की पूरी तैयारी चल रही है। देखिए, हम लोग कोई नेता के औलाद नहीं है, कोई बिजनेसमैन का औलाद नहीं हूं मैं। साधारण टाटा कंपनी में मेरे फादर सर्विस कर बात करता हूं दलितों के लिए, मैं बात करता हूं गरीबी नियंत्रण रेखा के नीचे के लोगों के लिए। आपकी जीएसटी, आपका नोटबंदी कोई काम का नहीं, आपका कोरोना कोई काम का नहीं। आप हर महीने में फेल हो गए, लेकिन आपको जवाब बिहार के चुनाव से मिलेगा। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं लखनऊ इसलिए गया था कि लखनऊ जो है क्रांति का सबब है, क्रांति का केंद्र रहा है। तो मैंने सोचा कि जिस लखनऊ में हर चीज अब भगवा रंग किया जा रहा है, लखनऊ की तहजीब को बदला जा रहा है, क्यों ना अपनी यात्रा में लखनऊ से शुरू करूं और पूर्णतः हर जगह जाऊं। क्योंकि दिल्ली से शुरुआत तो दुनिया करती है, नया क्या है। दिल्ली में तो सबको गद्दी चाहिए, दिल्ली का तो सबको शासन चाहिए। हम गद्दी वाले लोग नहीं हैं, हम बागी हैं। और हम बगावत करना जानते हैं, हम डरते नहीं, हम झुकते नहीं, हम सिर कटाना जानते हैं पर सर झुकाना नहीं जानते। और भाई और बहनों, एक बात ध्यान रखिएगा, जहां जहां भी चुनाव होने वाले हैं, इनके जो आईटी सेल है ना, भक्त वालों के जो आईटी सेल है, तुरंत ही ये लोग शुरू हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये दिल्ली में फेल हुए, ये राजस्थान में फेल हुए, ये बिहार में पूरी तरह से नेस्तानाबूद होंगे। बिहार का हर वो व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, जिसका क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, रेबल सदानंद पति और रेबल सदानंद पति की पूरी टीम आपके साथ है। पूरी टीम आपके लिए आऊंगा, आप मुझे आवाज देके देखे। लेकिन एक शर्त है, जैसे कि पहले कहा था, कि आपसे एफिडेविट लिया जाएगा कि आप जिस क्षेत्र के विधायक बनना चाहते हैं उस क्षेत्र का काम करके देंगे। अगर नहीं देंगे तो क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। आप अनावश्यक तौर पे लोगों से दूर नहीं रहेंगे, आपसे लिखित तौर पे लेंगे। जितने भी लोग निर्दलीय और चाहे कोई पार्टी से भी लड़ना चाहे, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिनका औरतों के प्रति कोई गंभीर अपराध के मुकदमे नहीं है, उनके साथ रेबल फाउंडेशन पूरे भारत में खड़ा है, ना सिर्फ बिहार में। क्यों ना राजनीति को दागदार से मुक्त करें। हम नहीं है राजनीति में, हम नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में। क्यों ना राजनीति में उन लोगों को आने दें, क्यों ना मिलिट्री के उन लोगों को आने दें, रिटायर्ड अफसरों को, क्यों ना रिटायर्ड जजों को आने दें, क्यों ना सरकारी और क्यों ना प्राइवेट डॉक्टरों को आने दे, क्यों ना उन लोगों को आने दे जो लोगों के बीच रहते हो, लोगों के दर्द को समझते हो, क्यों ना उन महिलाओं को आने दे राजनीति में। यह देश बहुत सारे महिला उत्थान की बात करता है, नारियों को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन हमारे प्रदेश, हमारे देश में चाहे बीजेपी सरकार हो, आपने देखा था 13.5% लोग भी लेडीज इनकी काउंट नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? हमने शुरू से बोला अगर आप एक औरत को पढ़ाओ तो एक खानदान पढ़ता है। बहन बेटियों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए। यह हमारे देश की सभ्यता, जब भारत माता है। भाइयों और बहनों, एक्टिविज्म की जो हाईएस्ट लेवल है उसमें हम लोग आ रहे हैं। जो आज तक नहीं हुआ है वो करने जा रहे हैं। दोबारा से भगत सिंह का देश लेके आएंगे। भगत सिंह ने सोचा था कभी कि लोग अपने परिवारों का एमएलए बनाएंगे? एक आदमी एमएलए बनता, उसका बेटा एमएलए, उसका पोता एमएलए, उसका पोता एमपी। इस पॉलिसी को खत्म करेंगे, इस पॉलिसी को खत्म करेंगे। और उसके लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों की। कोई भी राजनीति में आए तो पैसे के दम पे ना आए, पैसे के वजूद से ना आए। लोग आए तो अपने कर्मों से आए। पहले एक शिक्षक होते थे तो पूरा इलाका जानता था कि ये शिक्षक है, इनके बेटे को भी भाई मास्टर जी का बेटा है। और आजकल तो हर गली में एक प्रधान हो जाता है। इन पार्टियों ने अपने अपने अलग अलग सेल जो बना लिए, ये चेयरमैन, फलाना चेयरमैन, सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, लेकिन एमएलए अपने बेटे को ही बनाएंगे। आप देख लीजिए ना, मथुरा का आदमी नहीं बनता, 2-2 बार बन जाती है हेमा मालिनी जी, डॉक्टर महेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा। कितने उदाहरण दे आपको, सनी देओल, धर्मेंद्र जी, गिनती कम पड़ जाती है, गिनती पड़ जाती है। लेकिन वो लोग जो देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको ये आने नहीं देते। अब आने दें, अब लाएंगे, अब उनको लाएंगे। भाई और बहनों, मैं अभी 23 तारीख तक दिल्ली में हूं। 23 तारीख में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का प्रदर्शन कर रहा हूं मैं, पीएमसी लोगों के साथ। मनोज मक्कड़ जी हैं,
कृष्णा छिब्बर जी और पीएमसी के तमाम लोग जो हैं, उनके साथ उनके हक के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। हो सकता है जेल जाना जाए, जेल जाए तो मिलने आ जाइएगा। गिरफ्तारियां तो होती रहती है, आपको पता ही है कितनी बार पुलिस मुझे उठा के ले जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम पीछे नहीं हटे। ये जो दमन की राजनीति है, जो लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, केवल डर उत्पन्न कर रहा है। मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, सब कुछ तो छीन लिया इन लोगों ने, तो डर की क्या जरूरत है हमें? किस बात का डर है? हम इस डर से बाहर निकलिए, आइए बागी के साथ, आइए बगावत करते हैं, आइए बगावत करते हैं। आज करोड़ों लोग हमारे संगठन में जुड़ गए हैं। कई लोग कहते हैं इनका संगठन तो फंडामेंटल है, पैसा है। सुन लीजिए मेरी बात गौर से, जो भी रेबल सदानंद पति फाउंडेशन को, आप जब मेरे फेसबुक के पेज रेबल सदानंद पति में आएंगे, जो भी लोग डोनेशन दे रहे हैं, जो भी लोग पेटीएम कर रहे हैं, 11 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं, कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई 5000, जिसको जो देना है, मैं केवल एक बात बताऊंगा, हर महीने आप लोगों ने जो दिया वो प्रकाशित करूंगा, पब्लिक करूंगा, सबके सामने वो खर्चे दिखेंगे, कौन कहां जा रहा है, किसके साथ बैठ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, कारण हम बागी हैं। और इन लोगों के लड़ने के लिए हमें जो चाहिए वो हम हक से आपसे मांगेंगे। ये देश बेच रहे, रेल बेच रहे, एरोप्लेन बेच रहे, चाय वाला जो है आज, वो चाय के बगान भी बेच देगा। कल को शायद चाय भी हमें दूसरे देश का ना खरीदना पड़ जाए। ये आलम बन रहा है हमारे देश का, ये माहौल बन रहा है हमारे देश का। जहां मर्जी जो मर्जी कर रहे हैं, केवल शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, दीवारों का रंग पोता जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे एक वर्क दिखा दीजिए। मैंने तो कल कहा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का स्टेटस बता दीजिए, कितने लोग रोजगार दे दिए। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक बात का आह्वान करूंगा, केवल घर में बैठने से बात नहीं बनेगी। आप लोगों के क्षेत्र में, जिले में, आप लोगों के वार्ड में मैं आ रहा हूं, अपने संगठन के लोगों के साथ आ रहा हूं। और जब मैं ऐसा कर रहा हूं, आप लोग अपने आइए, खुल के आइए, बताइए अपने गली नुक्कड़ की समस्याएं। हम तो तंग गलियों में आ रहे हैं कि जहां नाले बह रहे हैं। आखिर नाले क्यों बह रहे हैं? अभी पंजाब के लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं पंजाब भी आऊंगा, सीधी सी बात है। आज मैं दिल्ली में एक बात देखा कि बहुत बड़ा अमित शाह का पोस्टर लगा है कि माननीय गृह मंत्री का, साउथ एक्सटेंशन में लगा हुआ है जी, साउथ एक्स के मेन मार्केट के पास। मैं लोकेशन बता रहा हूं आप लोगों को कि दिल्ली को कोरोना मुक्त करने के लिए अमित शाह जी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अमित शाह जी गली गली नुक्कड़ में आ गए, अमित शाह जी ने कोरोना भगा दिया दिल्ली से। अरे भैया, ये दिल्ली दिल वालों की है, ये दिल्ली दिल वालों की है। कम से कम हमें तो मत पढ़ाओ, हम जानते हैं, जब भी तो आपकी सरकार दिल्ली में नहीं है। दिल्ली की जनता है, सत्ता देना जानती है तो लेना भी जानती है। ना जाने कितने तब्दीलियां हो चुकी इस दिल्ली के शख्सियत पे। और आज आपने पोस्टर लगा दिया साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली में कि अमित शाह जी का धन्यवाद, गृह मंत्री जी का धन्यवाद, गृह मंत्री जी ने कोरोना को विफल कर दिया, दिल्ली को मुक्त किया। बताइए, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? कितने लोगों ने अपनी गली में अमित शाह जी को देखा है? भाई और बहनों, आपने मुझे तो देखा होगा गलियों में चलते हुए, रोज मैं सड़क पे ही होता हूं, आपने देखा होगा। आप में से कितनों ने देखा है? दिल्ली का बाशिंदा मुझे बता दे किन गलियों में अमित शाह जी आए थे। ये चुनाव के समय आए थे, दिल्ली के चुनाव में। ये सीए के टाइम पे आते हैं, एनपीआर के टाइम पे आते हैं, एनआरसी के टाइम पे आते हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तब ये गायब हो जाते हैं। तब ये भगवा के लिए आएंगे, लेकिन ये बच्चों के भविष्य के लिए नहीं आएंगे। आज स्कूलों में जो हालत चल रही है, आज स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को आंखों में फर्क पड़ रहा है। 8-8 घंटे की क्लासेस चल रही है, 6-6 घंटे की क्लासेस चल रही है। आप लगा लीजिए, 1-1 जीबी रोज खर्च हो जाता है, 2-2 जीबी खर्च हो जाता है। जिनके घर में 2 बच्चे हैं उन्हें रोज रिचार्ज करना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कहां है? क्यों नहीं फ्री कर देते हैं डेटा? अब फ्री कर दीजिए। जिनके घर में 3 बच्चे, उनको पढ़ाना भारी पड़ रहा है, रेगुलर उनको रिचार्ज कराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जूम ऐप पे क्लासेस हो रहे हैं। आपने कौन कौन से एप्लीकेशन बनाए, जाके देखिए लोगों के खर्चे कितने बढ़ गए। मोबाइल के टैरिफ बढ़ा दिया आप लोगों ने। ऐसे टाइम पे एक चीज में सहूलियत नहीं दिया आप लोगों ने, एक भी चीज में। ना पेट्रोल का रेट घटा है, जबकि वैश्विक तौर पे पेट्रोल का रेट डाउन है, लेकिन नहीं। मास्क का चालान, फोन पे बात करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कहा कि 10,000 रुपए का यूपी में चालान। अरे भैया, हमारी जान ले लो, हमारी किडनी ले लीजिए। आप हमारी किडनी लेके बेच दीजिए, आप हमारे गुर्दे बेच दीजिए, आपका मन ही नहीं भरता। फोन पे बात करने का 10,000 का चालान। अरे यार, 10,000 किसी के जेब में दिया है क्या आपने? 5,000 भेजा है किसी के खाते में? 1 रुपया देते नहीं हो, जब देखो लेते हो। ये तो लूट है, ऑफिशियल लूट है। अरे इस दौर में टोल टैक्स फ्री कर दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, केवल प्रवचन देते रहेंगे क्या आप? मन की बात, मन की बात, मन की बात। कौन सी मन की बात है भाई? कर दीजिए ना टोल टैक्स फ्री। लोग जा रहे हैं, जहां जहां टोल है फ्री कर दीजिए। कहीं 50 रुपए भी तो लोगों को लगे कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए ऑफ कर दिया है।
हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज। जिम बंद है, जिम के लोग कोई उद्योग नहीं कर पा रहे, बेचारे किराए नहीं दे पा रहे हैं, टैक्सी वाले बैठे हैं, रेस्टोरेंट वाले बैठे हैं। सैटरडे संडे यूपी में लॉकडाउन कर देते हैं आप, गवर्नमेंट छुट्टी में लॉकडाउन हो जाता है। अरे भाई, लोग जीवित कैसे रहेंगे? लोगों में आपने कुछ भी नहीं दिया कोरोना के नाम पे। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जगह जहां टेस्टिंग हुई है, जहां पे सरकारी लोग आए हैं कोरोना के टेस्ट करने में, वहां हालत देखिए किस तरीके से टेस्ट लिए जा रहे हैं। अस्पतालों में जाके देखिए, लोगों को एक तरीके का खाना नहीं मिला। कितने रिकॉर्डिंग आ गई, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देश की मीडिया कवर ही नहीं कर रही है। क्या एबीपी न्यूज, क्या इंडिया आज तक। अब आप देखिए, इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट आज करोड़ों लोग देश में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्हें फुर्सत नहीं है एक्टिविस्ट के जैसे लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन वो खबरें आ जाती है, कुत्ते ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लेकिन बिहार का आदमी जो बाढ़ में मर रहा है, असम का आदमी, बिजली का बिल इस समय इतने ऊंचाई पे आ रहा है, बिजली के बिल माफ कर दीजिए, ये मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, कतई भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन अभी कोई एक मीडिया का जो अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हो गया, सारी मीडिया ने कवर कर दिया। अमिताभ बच्चन जी अच्छे से सुरक्षित होकर आ गए, नानावती अस्पताल को धन्यवाद दे दिया, अमिताभ बच्चन जी ने ब्रश किया, अमिताभ बच्चन ने अभी अभी एक गिलास पानी पिया, अनुपम खेर जी ने सिर पे बाल उगा लिए, ये खबरें तुरंत आ जाएंगी। और जो लोग मर रहे हैं दर्द में, जो लोग सड़कों पर मर रहे हैं, जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तंगहाली से मर रहे हैं, बदहाली से मर रहे हैं, उनके लिए आपको फुर्सत नहीं हो रही है। क्या इंसाफ है मोदी जी आपका? आपने अच्छे दिन के सारे पर्याय हमें समझा दिए, धन्यवाद मोदी जी आपका। मैं एक बात बोलूंगा, क्योंकि हर वक्त लोगों को ना पता चलना चाहिए कि हमने गलत फैसला किया। आज लोगों को पता चल रहा है, हमें आपसे कोई बैर नहीं, लेकिन बीजेपी अब आपकी खैर नहीं। मोदी जी, हमें आपसे कोई बैर नहीं। मैं आपको बता, हम तो जान गए कि आप छलने वाले थे, आप हमें छल चुके। 15 लाख तो छोड़िए, आप तो हमसे लेना ही नहीं छोड़ रहे हैं। मास्क का चालान, ट्रैफिक का चालान, अब फोन पे बात करने का 10,000 का चालान। अरे भैया, अब तो जीने का चालान होगा। हम सांस ले रहे हैं, कल को आप बोलेंगे कि इतना % ऑक्सीजन आप लोग लेते हैं, इसका भी दे दीजिए हमें पैसे। प्रिय मोदी जी, माननीय मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, और सेंट्रल के गवर्नेंस के जितने भी मिनिस्टर हैं, माननीय लेबर मिनिस्टर जी, कभी सड़क पे आइए। आप लेबर मिनिस्टर, आपको कोई जानता ही नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप लोग मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोला करते थे कि ये तो मौनी बाबा हैं, आप तो अदृश्य बाबा बन गए लेबर मिनिस्टर जी। माननीय निर्मला सीतारमण जी, इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े मसीहा आप हैं। 1,20,000 करोड़ कमाल करते हैं। कितने जीरोस होते हैं जानते हैं आप इसमें निर्मला जी? कसम से एक बार एक डिबेट मिल जाए ना, केवल एक डिबेट, मैं कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मीडिया की भी पढ़ाई करी है, यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूं। शिक्षा जिन लोगों से ली है ना, जो मेरे गुरु रहे हैं, फादर गॉलवर्ट, सेंट मेरी स्कूल जमशेदपुर, एसडी कॉलेज गाजियाबाद, शंभू दयाल कॉलेज गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का पढ़ा हूं मैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। बताना चाहूंगा आपके बात, यह तहजीब नहीं मिली मुझे कि मैं बुरे लैंग्वेज का यूज करूं। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं स्वामी विवेकानंद का शिष्य हूं, और सौभाग्य से मेरे पिताजी का नाम भी श्री विवेकानंद पति है। मैं गर्व से एक बात आपको मैं बोलता हूं, गर्व से, मेरे देश की तहजीब। और अभी मैं लखनऊ से आया हूं, तो वहां का असर तो अभी कम से कम 2 साल तक रहेगा। वहां के तो पानी के मिजाज में भी लिहाज है। आप लोग कैसे बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार अगर आप लोगों के समक्ष आ जाऊं, या आप लोग मुझे बुला ले और एक बार पूछे कि रेबेल आप इतने परेशान क्यों हैं, तो शायद आपको अपनी परेशानी बता दूं कि मैं परेशान नहीं हूं, मेरे देश का हर देशवासी परेशान है। भुगत रहा है आप लोगों की कुकृत्य को, आप लोगों के गलत नीतियों को भुगतान कर रहा है मेरे देश का हर नागरिक। आखिर कितना सताओगे हमारे नागरिकों को? मध्यम वर्ग परिवार आज दुखी है, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग दुखी हैं, आपने पेंशन मार दिए, आशा वर्कर परेशान है, आंगनवाड़ी वाले परेशान है, होमगार्ड परेशान है, और तो और पुलिस भी परेशान है। पुलिस का तो कोई छुट्टी नहीं है, बेचारे पुलिस वाले कभी अपने त्योहार में अपने घर तक नहीं जा पाते हैं, और जो वो लाठी बरसाते हैं ना कोरोना में, आप लोगों के आदेश पे उनका दिल भी छलनी हो जाता है। वो भी कहते हैं, वो मुझसे कहते हैं, रेबेल कभी ना कभी आप पुलिस का मुद्दे उठाओ। हमारे पुलिस स्टेशन में रहने की जगह नहीं होती है, बिजली नहीं आती है, पंखा नहीं आता है, पेट्रोल नहीं भर पाते हम अपराधियों को क्या पकड़े, ऐसी स्थिति है। आप एक एक पुलिस वाले का दिल में, आप बहन सुनीता यादव को देख लीजिए ना, एक नेता को बेटे को क्या पकड़ लिया, आफत आ गई, अब तक उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, बेचारी चुप बैठी है। लेकिन वो चुप बैठने वालों में नहीं है, वीरांगना है, और उन्हें पता है रेबेल उनके साथ है। सारी मुहिम छेड़ रखी है हमने। अखिल गोगोई जी के ऊपर एक टेररिज्म का एक्स्ट्रा जो टैग है वो भी लगता जा रहा है। बताइए, अखिल गोगोई
जो किसान मुक्ति मोर्चा के लिए बात करते हैं, किसान आंदोलन के लिए बात करते हैं, टेररिस्ट का टैगलाइन केवल इसलिए कि वो अपनी दर्द को छुपा नहीं पाए। अरे मैं भी तो दर्द नहीं छुपा पा रहा हूं। कितने लोग हैं, आप इस कोरोना काल में कोर्ट बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है देश में इतने वकील हैं, वकीलों का परिवार वकालत पे चलता है, उन वकीलों का क्या? जो छोटे, जो अभी अभी एलएलबी करके निकले हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके परिवारों का क्या? कोई पैकेज है क्या? मैं बार काउंसिल के तमाम प्रेसिडेंट से आग्रह करता हूं, माननीय प्रेसिडेंट साहब, बार काउंसिल के जितने भी राज्यों के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार के प्रति ये आवाज को उठाएं। रेबेल आपके साथ है। उन वकील के परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? कितने लोग हैं, लोग ये आज पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कामकाज का नहीं है। 50% नहीं 70% जॉब कट हो गए। रेस्टोरेंट लाइन के ज्यादातर लोग चुपचाप घर बैठे हैं। उनकी क्या स्थिति आप एक बार झांक के देखें। भाई और बहनों, जो आवाज को बुलंद कर रहा हूं, आने वाले दिनों में आप मुझे देखते रहेंगे। और एक बात और बताना चाहूंगा, कल मैं दोबारा आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा, कुछ शख्सियतों के साथ, कुछ लोगों से साथ मेरी मुलाकात हो रही है जो बहुत उम्दा तौर पे इस सरकार की जो बेरुखी हमारे प्रति, उसके ऊपर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और वक्त आ गया है जब विनय दुबे जैसे लोग जो समर्पित है राष्ट्र के लिए, जो अपनी आवाज को उठाते हैं देश में अराजकता के खिलाफ, अब वक्त आ गया कि वो सब लोग एक मंच पे शीघ्र आने वाले हैं। वक्त और समय और जगह आपको मैं बताऊंगा, अभी वो उचित वक्त नहीं है। कल मैं पुनः लाइव आऊंगा, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने जो अपना आशीर्वाद दिया, मेरा फेसबुक का पेज रेबेल सदानंद पति, इसे लाइक कीजिए। पहले मैंने कभी नहीं बोला शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। उसमें हमारा सदस्यता कार्यक्रम है, आप उस फॉर्म को भरें। अपने अपने क्षेत्र के वीडियोस मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800092747 8800092747 पर भेजें। और भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों का मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, मैं पहले ही माफी मांगता हूं। इस बात के लिए मुझे माफ कीजिएगा। 7 लाख से लेकर 9 लाख तक फोन और मैसेजेस आते हैं, सबका नहीं उठा पाता हूं। लेकिन हर क्षेत्र में आ रहा हूं, जहां जहां आऊंगा फेसबुक में बताता हुआ चलूंगा। आप लोग सीधा ओपन मिलेगा। हम लोग वीआईपी नहीं है, नेता नहीं है, साधारण जगह रुकते हैं। आप लोग सीधा वहीं आ जाइएगा मुझसे मिलने के लिए। अपनी कोई बात है वहीं कीजिएगा। कोई अधिकारी तंग कर रहा है तो बताइए, हर जगह लड़ूंगा आपके लिए, हर जगह लड़ूंगा। लेकिन अब आपको आना होगा रेबेलियन में, बगावत के लिए आपको आना होगा, इस गवर्नेंस के खिलाफ लड़ने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। जय हिंद, जय भारत।